नमस्कार, जोहार। विश्व क्षय रोग दिवस पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं विशेषज्ञ के रूप में आयुष्मान चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. मिश्रा और उनके साथ हम बात करने वाले हैं तपेदिक टीबी के बीमारी के बारे में। डॉक्टर मिश्रा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हम सभी जानते हैं कि 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है और इस दिन कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 24 मार्च को ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है? जी बिल्कुल, ये आज से कुछ 150 से भी अधिक साल पहले रॉबर्ट कॉक्स नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी का उनके जरिए उन्होंने क्षय रोग के जो कीटाणु हैं उनको देखा, जो उनके जो जीवाणु हैं, और ये बिल्कुल दंडाकार होते हैं, और उनको देखा और देख करके उन्होंने इस दोनों को जोड़ा कि उस समय क्योंकि क्षय रोग के काफ़ी मरीज होते थे, तो उनका ये कहना था कि इन्हीं कीटाणुओं के चलते या इन जीवाणुओं के चलते ये बीमारी होती है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उसके पहले लोग इस बात की जानकारी लोगों को नहीं थी। तो उन्हीं की याद में हम लोग हर वर्ष 24 मार्च को हम लोग ये दिवस मनाते हैं। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उनके तरफ से हर वर्ष एक नारा भी दिया जाता है, क्योंकि ये बीमारी हम सबको जानते हैं कि बड़ी खराब बीमारी है और ये हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को ये प्रभावित करती है। तो इसके लिए हर वर्ष इसका एक नारा भी दिया जाता है। इस बार भी ये नारा है कि त्वरित कार्रवाई करें और इसमें लोग निवेश करें, इन्वेस्ट, और वो उसमें खर्च करें लोग इसके बारे में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको काबू में लाने का प्रयास करें। तो ये हर देश के लोगों के बारे में ये बताया जाता है कि इस तरीके से इसको नारे को मैंने सामने ला करके लोगों को थोड़ा सा इसके प्रति जागरूक करें। जी, ये कल की बात है कि जब टीबी की बीमारी को जानलेवा समझा जाता था और अगर टीबी की बीमारी किसी को हो गई है तो उसे समझा जाता था कि ये बिल्कुल मौत के समीप है। तो आज इस बीमारी की क्या स्थिति है? आज इसकी स्थिति काफ़ी पहले से बेहतर है। आपने सही कहा, ये पहले गांव के गांव कई बार तो कई लोगों के परिवार नष्ट हो जाते थे, महामारी की स्थिति हो जाती थी, स्थिति होती थी। तो पिछले कुछ 100 सालों में तो इसमें काफ़ी बदलाव आया है। 80 के दशक में कुछ नई दवाइयाँ आई, उसके पहले सुइयाँ दिया करते थे हम लोग स्ट्रेप्टोमाइसिन के। तो 80 के दशक में ये नया जो आविष्कार हुआ कुछ नई दवाइयों का, उसके वजह से ये हुआ कि लोग टैबलेट्स के जरिए मुंह से दवाई खा करके, मतलब इंजेक्शन जो सुई देने की जो थी वो बंद हो गया। तो इस वजह से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को दवाई लेने के लिए प्रेरित करना ज़्यादा आसान हो गया और लोग इसको समझने लगे कि इस दवाई में किसी तरह का नुकसान नहीं है। दवाई लेने का जो समय था वो भी कम हो गया, पहले काफ़ी लंबी अवधि तक देते थे। तो उसके बाद से जब से ये रिफाम्पिसिन और इस तरह का जो नया कुछ दवाइयाँ आई, तो दवाई देने का जो समय था वो निर्धारित समय भी काफ़ी कम हो गया, 6 महीने से 9 महीने तक का, कुछ विशेष जो परिस्थितियों में ज़्यादा लंबा भी, लेकिन आमतौर पर 6 से 9 महीने तक इसका इलाज किया जाता था। तो काफ़ी चीज़ बदला है। आप अगर देखेंगे तो पहले जो है लोगों में इसको लेकर के भेदभाव की भी स्थिति थी, बहुत ज़्यादा होती थी। जी, और लोग, मुझे याद है, लोग थाली, उसका खाने पीने का बर्तन, ये सब भी अलग करते थे, अलग कमरे में रखते थे। जी, अलग कमरे में रखते थे। तो शायद कमरे में रखना तो अभी भी हम लोग कभी कोई की ज़रूरत पड़ती है आइसोलेशन की, लेकिन अब भेदभाव वाली बात नहीं है, ये दंडनीय भी है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे किसी भी मरीज को अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी, बिना समय गंवाए स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत लाएं और उसका समुचित इलाज करें। जी, अभी आपने जिक्र किया कि जो है वो अलग कमरे में रखा जाता है अभी भी, तो क्या ये संक्रामक बीमारी है, या हम यहाँ पर आपसे ये जान लें कि ये फैलता कैसे है? जी, ये संक्रामक बीमारी है क्योंकि अधिकतर जो टीबी के मरीज जो फैलने वाले हैं वो फेफड़े के टीबी से होते हैं जी। और हम जब खांसते हैं तो उसमें जो इसके कीटाणु हैं वो वाष्प की तरफ बन करके, और छोटे छोटे 1 से 5 माइक्रोन उनका साइज होता है, दिखाई नहीं देते हैं ये। और जब हम खांसते हैं तो लगभग 2 से 3 हज़ार ऐसे कण हवा में निकलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 10 कण काफ़ी हैं हमको संक्रमित करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर खांसता है तो चारों तरफ ये फैलता है। तो पहली चीज़ हम लोग इसीलिए बचाव के लिए बताते हैं कि आप जब भी खांसें
तो अपने चेहरे को ढक कर खांसे। अगर आपके पास रुमाल है, कोई कपड़ा है, तो आप उसमें खांसें, या फिर मास्क, अगर इस तरह के अगर शंका है तो मास्क लगा करके रखें, या फिर कोहनी के अंदर खांसें, क्योंकि आपके हाथ में अगर आप खांसेंगे तो इसमें ये कांड आ सकते हैं और इससे जहाँ हम उसको स्पर्श करेंगे तो ये वहाँ फैलने वो फैल सकता है। जी, ये कीटाणु जो हैं ऑक्सीजन में ही जिंदा रहते हैं और इसीलिए फेफड़े का जो दाहिने तरफ का खास करके फेफड़ा है उसके ऊपरी हिस्से में इसका प्रभाव ज़्यादातर देखा गया है। लेकिन यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि टीबी की जो बीमारी है, जो क्षय रोग है, वो शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है, एक आध अपवाद को छोड़ करके। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे टीबी को हम लोग बोलते हैं कि किसी को टीबी हुआ कैसे पता चलेगा। खांसी, सबसे पहले खांसी में खून का आना, ये हम सब लोग जानते हैं। हाँ। और सबसे पहले लोग चौंक जाते हैं कि भाई इसके खांसी में खून आ गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लक्षण हैं, जैसे वजन का कम होना, भूख नहीं लगना, शाम के शाम बुखार लगना, छाती पे पसीना आना, या जैसे ये तो फेफड़े का अगर होता है तब, या फिर कई बार होता है कि कभी गिल्टी, गले में खास करके गर्दन के आसपास में गिल्टियाँ बढ़ती हैं और ये गिल्टियाँ आपस में मिल जाती हैं और एक बिल्कुल रबर की तरह, जी रबर की तरह, ये बिल्कुल मैटेड बोलते हैं हम लोग, एकदम चटाई की तरह आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये कई बार देखने को मिलता है। बच्चा अगर छोटा है, बोल नहीं पाता है, फेलियर टू थ्राइव, वो बड़ा नहीं हो रहा है, माँ परेशान होती है कि इसका वजन नहीं बढ़ रहा है, विकास नहीं हो रहा, एकदम पतला दुबला है, बीमार पड़ता है। तो ये है। इसके अलावे कुछ खास ग्रुप के लोग, जो कोई ऐसे समूह है जिन्हें उच्च जोखिम वाले समूह बोलते हैं, तो उनमें भी ये बीमारी होने का खतरा बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा होता है। जी। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे जो कमज़ोर होते हैं, जो कुपोषित होते हैं, जी हाँ, या जो शराब का सेवन करते हैं, जो HIV के मरीज हैं, जिनके किडनी या इस तरह की कोई बीमारी है, जो मधुमेह के शिकार हैं, तो इन लोगों को ये बीमारी होने का खतरा कहीं ज़्यादा होता है बनिस्बत बाकी लोगों को। तो इन लोगों पर हम लोगों का विशेष ध्यान होता है कि ऐसे लोगों को हम लोग चिकित्सा के दायरे में लेकर आए। और अगर टीबी को अगर हम मोटे मोटे शब्दों में समझें तो कहा जाता है कि फेफड़ा में पानी भर गया है। जी जी, कई बार वो भी होता है, कहा जाता है फेफड़ा में पानी भर गया है, या लगातार 2 सप्ताह तक आपको खांसी हो रही है और आपके बलगम में खून आ रहा है, तो हो सकता है कि टीबी जो है पूरी तरह से आपको अपने आगोश में ले चुका है। तो इसलिए तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना है। अगर टीबी की जांच के बारे में बात करें तो कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए? देखिए, टीबी की जांच के लिए पहले तो ये मुश्किल थी, हर जगह सुविधा नहीं थी, और इसमें हम लोग जरा आगे भी चर्चा करेंगे कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो जांच जो है वो सबसे जो आसान जांच होता है वो हम लोग थूक के बलगम की जांच करते हैं, और कई बार एक बार नहीं होता तो 2-3 बार करते हैं, जिसमें शंका होती है कि नहीं ये हो सकता है। तो कई बार पहली बार नहीं नज़र आता, दूसरी बार तो उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, वही जो दंडाकार जो उसके बैसिलाई होते हैं और वो दिखाई दे जाते हैं। तो ये सबसे इस पर खर्च भी बहुत कम आता है, बहुत आसान भी है, और जिस मरीज में इसकी शंका ज़्यादा होती है उसमें साफ साफ दिख जाता है, हम लोग तुरंत उसका इलाज शुरू कर देते हैं। फिर एक इलाज जो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है उसको हम लोग नैट बोलते हैं, और ये पहले काफ़ी महंगा होता था, लेकिन सरकार की तरफ से इसको उपलब्ध कराया गया है देश के लगभग हर कोने में। आप अगर देखें तो हमारे 33 जो राज्य हैं उनके लगभग 347 जिलों तक या उसके भी नीचे तक पहुंचाया गया है इस जांच की सुविधा। और ये काफ़ी पहले महंगा था, लेकिन इसको सर्वसाधारण के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। तो ये जांच जो है ये टीबी का तुरंत पहचान करने में सहायक होता है, और इसके साथ ही एक CB नैट करते हैं, जिसके जरिए हम ये पता लगा लेते हैं कि जो टीबी के या क्षय रोग के जो ये कीटाणु हैं किन दवाओं से प्रभावित होंगे, ताकि उन दवाओं को प्रारंभ करके उनका विनाश किया जा सके। तो ये 2 चीज़ें जो है पिछले कुछ वर्षों में ये सामने आई हैं, सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसके जांच में और इसको जो कहते हैं कि डायग्नोसिस करने में अब कोई परेशानी नहीं है। जी जी जी, जी। टीबी के बीमारी के बारे में कारण लक्षण की तो बात हम करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आज हम चूँकि विश्व क्षय रोग दिवस मना रहे हैं और इस समय लोगों के बीच में जन जागरूकता फैलाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। तो आज विशेष रूप से हम ये जान लें कि सरकार इस बीमारी के रोकथाम के लिए किस तरह के कार्यक्रम चला रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस बीमारी में जो खर्चे आते हैं
वो ज़्यादा खर्च होता है और लोग इसीलिए इस बीमारी को या तो इसका इलाज अधूरा छोड़ देते हैं या नहीं कराते हैं और छुप छुप के रहते हैं। जी, ये अधूरा छोड़ने वाली बात हम लोग पहले कर लें। जी, दवाइयाँ जो हैं ये 6 से 9 महीने तक हम लोग देते हैं और अधिकतर मरीजों में 2 से 3 हफ्ते में काफ़ी अच्छा सुधार होता है। अब यहाँ परेशानी होती है कि मरीजों को लगता है कि वो बीमारी से ठीक हो गए और वो दवाई छोड़ने लगते हैं। खास करके कई लोग उनको ऐसी भी सलाह देने लगते हैं कि भाई अब तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया है, ये दवाई काफ़ी इसमें गर्म होता है, इसमें आपको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो इसको छोड़ दो, इसके बदले मांस मछली खाओ, शरीर मजबूत करो। मैं इस कार्यक्रम के जरिए आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि टीबी का जो भी इलाज है उसका पूरा खुराक 6 से 9 महीने या जब तक हम लोग ना बंद करें आपको पूरा बनाना है, उसको खाना है। क्योंकि अगर इसको बीच में आप छोड़ देते हैं तो इस बीमारी का दोबारा इलाज करना काफ़ी परेशानी भरा है, मरीजों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी, सरकार के लिए भी, व्यवस्था के लिए भी। क्योंकि जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो प्रभावहीन दवाइयों के मुकाबले काफ़ी महंगी भी हैं, उनका इलाज करने का तरीका भी अलग है। हालांकि अभी कुछ ऐसी अच्छी दवाइयाँ आई हैं, लेकिन मैं उनके बारे ज़्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि लोग फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं, आपको जब भी बताया जाए कि आपको इतने दिन तक ये दवाई खानी है तो आपको पूरी की पूरी दवाई की खुराक लेनी। अब इसमें कई बार ऐसा होता है कि दवाई आप खाते हैं, कुछ उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, हर व्यक्ति अलग होता है। किसी को हाथ पैरों में झिंझनी हो सकती है, किसी को देखने में परेशानी हो सकती है, किसी को जॉन्डिस हो सकता है, ये बीच में हो सकता है। जी। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि इन परिस्थितियों में भी आपको ये दवाइयाँ बंद खुद से नहीं करनी है। आपको स्वास्थ्य केंद्र आना है और वहाँ पे हम लोगों की सलाह से कुछ दवाइयों को कुछ समय के लिए हो सकता है हम लोग रोकेंगे, आपके लीवर की जांच कराएंगे, आपके आँखों की जांच कराएंगे, लेकिन दवाइयों की खुराक पूरी करनी होती है। इसलिए आप किसी भी कीमत पर अपनी मर्जी से इन दवाइयों को न छोड़ें। ये मैं पहले इसलिए बता देता हूँ, कई बार गर्भवती महिलाएं सोचती हैं कि मैं ये दवाइयाँ खाऊंगी तो मेरे बच्चे पर असर होगा, बच्चा कहीं कमज़ोर हो जाए। आप सभी को मैं बता दूं कि ये दवाइयाँ पूरी तरह से प्रमाणित हैं और इनका कोई दुष्प्रभाव किसी भी तरीके से गर्भवती महिलाओं के या बच्चों के ऊपर या बूढ़ों के ऊपर किसी पर नहीं होता है। और ये पूरे विश्व में ये दवाइयाँ चलाई जा रही हैं और इनके बड़े अच्छे परिणाम आते हैं और शरीर टीबी मुक्त हो जाता है। जी। तो इन शब्दों के साथ फिर वापस हम लोग आते हैं सरकार क्या कर रही है। सरकारी योजना अभी देखिए सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं उसमें आशातीत सफलता मिली है। आप देखेंगे 2015 से 2023 के बीच में जो क्षय रोग का जो दर है, जो इंसिडेंस हम लोग कहते हैं, वो भी घट गया है। वो 1 लाख में जैसे पहले 247 के करीब था तो अभी घट करके 195 आ गया है। काफ़ी कमी आई है। या जैसे उसकी मृत्यु दर थी, टीबी से मरने वालों की जो संख्या थी, लाख में पहले जो कुछ 90-95 था, ये 28 था, वो घट करके 22 के करीब हो गया है। तो इसमें कमी आई है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो SDG बोलते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 3.3, इसके मुताबिक भारत सरकार ने इस पर सिग्नेचर किया है और इसमें सिग्नेटरी है कि हम 2030 तक इस बीमारी का उन्मूलन कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री के आग्रह से और उनके विशेष कार्यक्रम चलाए जाने से इसको हम लोग 5 वर्ष तक पीछे ले आए और अब ये 2025 तक हम लोग इसका उन्मूलन करने की सोच रहे हैं। इसमें काफ़ी सफलता भी मिली है। 7 दिसंबर को हम लोगों ने 100 दिन का एक विशेष सघन अभियान आरंभ किया है जिसमें टीबी के मरीजों की खोज कर उनको जांच के दायरे में लाकर उनकी दवाइयां दे करके और उनको टीबी मुक्त किया जाए। तो यहाँ पर सर हम आपको रोकना चाहेंगे। पहले की बात अलग थी, लोग इस बीमारी से डरते थे, कहा जाता था लाइलाज है बीमारियाँ और इसका इलाज जो है वो महंगा है, लोग उस परिवार का ही जो है वो बायकॉट कर देते थे। तो क्या अभी भी लोग इस बीमारी को छुपा कर रखते हैं जहां हम लोगों को ढूंढना पड़े? देखिए इसमें बहुत फ़र्क तो ज़रूर आया है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर के थोड़ी स्टिग्मा है। लोग बताना नहीं चाहते हैं कि क्षय रोग हो गया है, मुंह में खून आ रहा है, खांसी में खून आ रहा है, लोग बताना नहीं चाहते हैं।
तो सरकार की तरफ से जो ये अभी का जो अभियान चल रहा है या पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने ये क्या किया कि जो शहरी स्वास्थ्य केंद्र हैं या ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है उस स्तर तक इसकी जांच और दवाइयों का इंतजाम किया गया है। और जो हमारी आशा बहनें हैं उनको बताया गया कि घर घर जाकर के जांच करें, लोगों से पूछें कि उनके घर में कोई इस तरह की बीमारी है कि नहीं। इस तरीके से उन सबको एक पोर्टल बनाया गया जिसके जरिए उनको एक डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है कि अगर वो व्यक्ति कहीं, जैसे मान लीजिए कुछ खानाबदोश जाति के लोग होते हैं, जी हाँ, अगर उनमें कोई क्षय रोग की बीमारी पकड़ी जाती है तो उनको दवाई देते हैं, लेकिन हो सकता है 2 महीने बाद वो कहीं और चले जाएं। जी हाँ। तो ये डेटाबेस जो हम लोग बना रहे हैं इसके जरिए हम उनको कहीं भी ट्रैक कर सकते हैं और उनको फिर वहाँ पर बाकी की दवाइयाँ वहाँ से दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। तो ये एक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम लोगों का ये गोल है, हमारा लक्ष्य है कि इसकी जो दर है उसमें 80% तक कमी की जाए और इससे होने वाली मौतों में लगभग 90% तक कमी की जाए। मतलब 90% लगभग 100% के बराबर समझिए। और इससे होने वाले जो भी नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी की जाए। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इसका जांच और इसकी दवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। और इसमें 1-2 और चीज़ें हैं जो शायद बहुत लोगों को जानकारी ना हो। तो इसमें हम लोग सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद भी दी जाती है। बिल्कुल। अगर कोई नया मरीज है जिसको पहली बार हम लोग दवाई देते हैं तो उसको 1000 रुपया शुरू करने पर 1500 रुपया जब वो दवाई का पूरा कोर्स ख़त्म कर लेता है तो 6 महीने या 9 महीने के बाद उसको उतना पैसा मिलता है। फिर अगर कोई जैसे दवा कोई बीच में छोड़ देता है और MDR जिसको कहते हैं, जिसमें दवाओं की प्रभावहीनता हो गई, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उस परिस्थिति में ये राशि दुगनी भी की जाती है। जो लोग इस मरीज को चिकित्सा के दायरे में लाते हैं उनको भी हम लोग देते हैं कुछ राशि, और जो भी इसमें एनरोलमेंट कराते हैं उनको भी देते हैं। खास करके इसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं, जो प्राइवेट हैं या जो लोग कोई समाज सेवी हैं, तो अगर वो चाहते हैं कुछ TB के मरीजों को गोद लेना तो 1000 रुपये के करीब महीने का उनका खाने का खुराक या कोई अच्छा पौष्टिक आहार उसकी खर्चा वो दे सकते हैं 6 महीने तक। तो इनका भी आग्रह, इसको एक निक्षय योजना हम लोग इसके तहत हम लोग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से की गई हैं। लेकिन जैसा कि हर कार्यक्रम में होता है, जब तक जन भागीदारी ना हो, लोगों में जागरूकता ना हो, लोग खुद से आगे ना आए। अगर आपके बगल के घर में किसी व्यक्ति को क्षय रोग है, आपको पता है वो खांस रहे हैं, फिर भी आप उसको हमारे नॉलेज में, हमारे संज्ञान में नहीं लाते हैं, तो ये जानकारी ये लोगों को पहुंचानी होगी कि नहीं, ये सब लोग मिलजुल करके जब तक इसमें नहीं आगे आएंगे तब इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ 2 बातें हम जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ हर मरीज जो है वो उठा सकता है, चाहे वो किसी भी तबके का हो। और दूसरा ये कि क्या ये जो सुविधाएं हैं जो मिल रही हैं वो कैसे, किस माध्यम से वो उस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसा अभी आपने कहा कि कोई जो चाहे मदद करना तो वो कैसे मदद कर सकता है, उस मदद के लिए कहाँ पे संपर्क कर सकता है। अगर इस बात की जानकारी हमारे दर्शकों को हो तो वो भी हमारी मदद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये इसमें जो भी लोग आगे आना चाहते हैं, जिनको भी थोड़ी शंका है, वो बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र सबसे पहले आ सकते हैं, गांव हो शहर हो कहीं भी, या फिर जो सब सेंटर लेवल में, जो हमारे आंगनवाड़ी लेवल में या आशा बहनें हैं उनके संपर्क में आ सकते हैं। या फिर अगर किसी को इसकी जानकारी है तो आकर के डॉट सेंटर जहाँ पे TB का इलाज होता है हर जिला अस्पताल में और हर मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज को खास करके इस दायरे में लाया गया है ताकि वहाँ पे कुछ रिसर्च भी हो सके, कुछ उस पर और भी जानकारियाँ हासिल की जा सके। तो इन सभी जगहों पे इनकी जानकारी ला करके देते साथ हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं खुद ब खुद उनसे संपर्क करेंगे, उनकी जांच करेंगे, उनकी दवाइयाँ शुरू करवाएंगे, और इस पर जो भी करना है वो सारा कुछ हमारे जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं वो सारे उनकी जो प्रशिक्षण हो चुका है। तो उसमें बिल्कुल आपको सिर्फ सामने आना है और किसी भी व्यक्ति के बारे में ये जानकारी हम लोगों के साथ शेयर करना है कि नहीं, ये फलां व्यक्ति को मुझे लगता है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, या उसका वजन कम हो रहा है, या बहुत कमज़ोर हो गया, जैसा भी आपको शंका लगे। तो स्क्रीनिंग के लिए हम लोग उसको अपने पास बुला लेते हैं और इसमें 1 पैसे का भी कोई खर्च नहीं है। साथ भी जो भी हमारे जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं जो अपने निजी प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक में मरीज देखते हैं, उनसे भी आग्रह है कि इस पोर्टल में इन मरीजों को एंट्री ज़रूर कराएं,
क्योंकि ये बड़ी मुश्किल बात होती है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को खास करके जब उसमें कुछ सुधार हो जाता है, उसको 6 या 9 महीने तक दवाई खिलाना ये सब के लिए मुश्किल है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, हर वैसे मरीज को उस पोर्टल में उसका एक डेटा क्रिएट करना, ताकि उसको हम लोग ट्रेस कर सकें, ट्रैक कर सकें और उसका पूरा का पूरा इलाज कर सकें। जी जी। टीबी की बीमारी में खान पान का कितना योगदान है? कहा जाता है जो कुपोषित हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो करीब हो जाते हैं बीमारी के। तो अगर खान पान कैसा होना चाहिए कि हम टीबी की बीमारी से अपने आप को बचा सके? साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे जो नशा पान करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है कि वो आगे चल के टीबी के मरीज बन जाते हैं? देखिए, कोई भी बीमारी, टीबी ही क्यों, कोई भी बीमारी आप देखेंगे तो शरीर में जो रोगों से लड़ने की ताकत है वो तभी तक आपकी बनी रहेगी जब आप संतुलित आहार लेंगे, तंबाकू और शराब का सेवन नहीं करेंगे और शारीरिक रूप से सक्रिय रहेंगे। ये चीज़ें जो है हमेशा के लिए, हर बीमारी से बचने के लिए, अपने आप को स्वस्थ करने का स्वस्थ रखने के लिए। खास करके जो टीबी के मरीज हैं उनके लिए पहले बोलते थे हम लोग कि भाई उनको बहुत पौष्टिक आहार चाहिए, ये चाहिए। अभी ऐसा नहीं कहते हैं, अभी कहते हैं कि दवाई आप रेगुलर खाइए और जो घर में रोज़ बनता है खाइए, थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा लीजिए ताकि आपके जो शरीर में रोगों की लड़ने की ताकत है वो थोड़ी बढ़े। मांस मछली अगर ले सकते, देखिए झारखंड में हम लोग रहते हैं, हर गांव में एक तालाब है, हर गांव में थोड़ी बहुत मछली होती है। एक मछली भी अगर रोज़ आप एक टुकड़ा भी खाते हैं तो आपके शरीर के जो रोगों से लड़ने की ताकत है वो बढ़ेगी और इससे हमारी दवाइयों का असर भी जल्दी होगा और लोग जल्दी ठीक होंगे। तो खान पान तो एकदम बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। तंबाकू के बारे में हमेशा हम इस माध्यम से बताते हैं, सब लोगों से अपने इस कार्यक्रम में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि तंबाकू का और शराब का सेवन, शराब और तंबाकू दोनों बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी नशा हमारे शरीर के लिए सही नहीं है और हम सभी आदतों के बंधे होते हैं। कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ खराब आदतें होती हैं। अच्छी आदतों को हम प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे पौष्टिक खाना खाना है, कसरत करना है, पैदल चलना है। इन आदतों से हम अपने आप दूरी बनाते रहते हैं और वहीं पे जो बुरी आदतें हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट का सेवन करना, वो हमारी आदत एक बार बन गई तो वो बनती चली जाती है। तो हमें अच्छी आदतों को अपनाना है और बुरी आदतों को छोड़ना है। अगर हम बीमारी की बात कर रहे हैं और खान पान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहा जाता है कि जितना ज़्यादा मांस मछली आप ज़्यादा खाएंगे, मांस मछली ज़्यादा खाएंगे, अंडा का सेवन करेंगे, उतना ही हम जो है वो टीबी की बीमारी से अपने आप को दूर रखेंगे या टीबी की बीमारी जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आपका क्या मानना है, सारी चीज़ों का समावेश होना चाहिए या सिर्फ संतुलित आहार, संतुलित मांस मछली का ही सेवन ज़्यादा होना चाहिए? मांस मछली भी हो, दाल हो, पौष्टिक खाना हो, गरम खाना हो, बासी खाने से बचें। और आजकल खास करके जो युवा पीढ़ी है हमारी, तो उनके पास समय नहीं है, तो ये लोग बिल्कुल फटाफट खाना चाहते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। कसरत करें, भाग दौड़ करें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत हमारे विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो। जी, अगर सावधानियों की बात करें तो क्या क्या सावधानी अपनानी चाहिए? सावधानियों में जैसे मैंने सबसे पहले कहा कि खांसने का एक तरीका जो है, कोई भी मामूली भी खांसी हो तो हम लोग को हमेशा कोशिश करना चाहिए मुंह को ढक के खांसने का। बेवजह नाक में हाथ न डालें, बेवजह कोई चीज़ को छुएं नहीं, जब भी खाए पिएं तो हाथ को अच्छे से धो लें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कोविड के समय में सीखी थी, पर दुर्भाग्य से हम लोग फिर धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को अपना एक तरीका बना लेना चाहिए कि जब भी हम लोग बेवजह नाक कान न छुएं, खांसे तो हाथ मुंह के सामने रख लें या अपनी कोहनी में खांसें। और जहाँ तक हो सके ऐसी बंद जगहों में जो ह्यूमिड, जिसमें सीलन भरी जगह हैं, बंद जगह हैं, उन जगहों में अगर कोई खांसता है या वैसी कोई परिस्थिति पैदा होती है, खास करके जो लोग घर जिनके सीलन भरे हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जहाँ धूप का अभाव है, तो मैंने पहले भी कहा कि ऑक्सीजन जहाँ ज़्यादा है, जहाँ नमी है, उन जगहों में ये कीड़े ज़्यादा पनपते हैं। तो आपको घर खुला हो, अगर संभव हो तो हवादार हो, घर की सफाई रखें, आसपास सीलन न होने दें। तो इन सब चीज़ों से आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। जी, ये तो हुई मरीज़ की बात या सावधानी की बात। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जिनके घर में एक मरीज़ है,
उनके परिवार वालों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? बिल्कुल, परिवार वालों को सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि उनको अपनी जांच जरूर करा लेनी चाहिए जी। जैसे जो सावधानियां मैंने बताई हैं, मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, ये सब कुछ 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते तक रखना चाहिए जब तक कि वो इन्फेक्टिव रहता है। उसके बाद फिर इसकी ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन अपनी जांच जरूर करा लें। यहाँ पर फिर से हम जानना चाहेंगे कि कितने दिनों तक ये बीमारी जो है दवा का सेवन करने पर असर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है? लगभग 3 से 4 हफ्ते में काफ़ी सुधार आने लगता है। खास करके दूसरों को संक्रमित करने की जो क्षमता है वो काफ़ी कम हो जाती है। यानी कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है और 3-4 सप्ताह तक दवा खा लिया है तो उसका असर जो है वो कम हो जाएगा। उसका अपना भी काफ़ी सुधार होता है और दूसरों को जो संक्रमित करने की वो क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन साथ साथ हम लोगों को मास्क लगाना, सावधानियां बरतनी है। हाँ, वो तो साथ में चलना है जी। तो अपनी जांच इसलिए करानी है कि कई बार ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों को खास करके या जो उनके नज़दीक के केयर गिवर्स हैं उनको हम लोग को टीपीटी बोलते हैं, उनको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट टीबी के लिए देना पड़ता है। तो वो देने की आवश्यकता पड़ती है ताकि ऐसा ना हो कि एक का इलाज करें और दूसरे को हो गया और उसको छोड़ दें, ऐसा नहीं। तो हम लोग स्क्रीन करते हैं, उनको जांच पड़ताल करते हैं और स्क्रीनिंग जो है उसमें खास करके जो उच्च जोखिम वाले लोग हैं उनका भी स्क्रीन बराबर हम लोग करते हैं ताकि उन लोगों के पास अगर इस तरह की बीमारी है तो पकड़ में आ जाए जल्दी। जी जी। अब चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई टीबी का मरीज है तो वो टीबी की बीमारी ख़त्म होने के बाद क्या सामान्य जीवन जिएगा और जो उनके घर वाले हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी? बिल्कुल सामान्य, 100% सामान्य। अगर कोई गर्भवती महिला है? बिल्कुल, कहीं कोई इसमें परेशानी नहीं है। दवाओं की पूरी खुराक लें, स्वस्थ हो जाएं और निश्चिंत रहें, बाकी जीवन अपना जिए, कोई परेशानी नहीं इसमें। जी जी। और सावधानी के तौर पे जो हम लोग साफ़ सफाई का जो पालन करना है उसका पालन करना है और सरकार जो सुविधाएं दे रही हैं उनका फ़ायदा उठाने के लिए उनको पास के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करना है। डॉक्टर मिश्रा, आप हमारे बीच में आए और स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी से हमारी जो दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपके आसपास कोई इस तरह का मरीज़ है तो उसके पास जाकर उसे ये जांच करवाने के लिए कहेंगे और साथ ही सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ हैं उसका लाभ उठाने के लिए अवश्य कहेंगे। इसी के साथ हमें दे विदा। जोहार।